शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में कमान गई है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कई तरह की चर्चाओं का बाजार सरगर्म है। जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने और फिर हाई कमान के वो चहेते हो गए, लेकिन उसके बाद चर्चाएं लगातार ये होती हैं कि वो जब भी दिल्ली जाते हैं, वहाँ नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो यही कहा जाता है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। इनको हम समझेंगे, ये क्या बातें हैं, इनके क्या मायने हैं और ये चर्चाएं क्यों होती हैं आजकल सत्ता के गलियारे में, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी में के जो नेतृत्व है उसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे, जो चर्चाएं हो रही हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं? रिजवान भाई, आपने खुद ही कह दिया कि ये अफवाहें हैं और ये एक सवाल है। रिजवान भाई, मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाते हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं या केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं या पार्टी अध्यक्ष से मिलते हैं या केंद्रीय नेताओं से मिलते हैं, तो वो दोनों एक दो ही होते हैं वहाँ। या तो प्रधानमंत्री जी को किसी को बताएं या केंद्रीय गृह मंत्री बताएं या मुख्यमंत्री बताएं। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। जिस दिन से डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में शपथ ली है, उस दिन से ही उन्हें कमज़ोर करने की कोशिशें भी शुरू हुई हैं। अब कौन कर रहा है, आप और हम सब जानते हैं, मुझे अलग से नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। मोहन यादव ने अपनी खुद की ज़मीन तैयार कर ली, मोहन यादव ने अपना वजूद तैयार कर लिया। कई ऐसे फैसले हुए हैं मध्य प्रदेश में जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। कई ऐसे काम हो गए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये माना जा रहा था, मैं खुद भी कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह से ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं है। अब हम देखते हैं कि मोहन यादव भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपना एक आधार खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब भय सता रहा है, डर सता रहा है। मोहन यादव मजबूत हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, और कहीं ना कहीं वे जो तत्व हैं, मोहन यादव मजबूत हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, वे तत्व इन खबरों को जन्म दे रहे हैं। अब आप यदि नज़र दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मीडिया वाले इन खबरों को फैला रहे हैं, किन के व्हाट्सएप ग्रुपों से ये चल रही है, क्यों ये किया जा रहा है, वो किससे जुड़े हैं, उनका लक्ष्य क्या है, वो सारी चीज़ें सामने हैं। अलग से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं। ना मंत्रिमंडल फेरबदल की कोई चर्चा अभी तक हुई है, ना मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की दूर दूर तक कोई संभावना है। और जो डांट और फटकारी वाली बात है तो वो तो भूल ही जाइए आप, क्योंकि मोहन यादव, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले लगभग 1.5 से पौने 2 साल में मोहन यादव ने कुछ किया हो ना किया हो, पर दिल्ली का विश्वास पूरी तरह से जीता है। जैसा आप कह रहे थे कि वहाँ तो कोई रहता नहीं है, तो आप कैसे दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा? आप ये भी दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि नेतृत्व में भी परिवर्तन नहीं होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है रिजवान भाई। हमको भी 40-42 साल हो गए। आपको याद होगा पिछले दिनों जब ये खबरें चल रही थी कि मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है, तो आपने मुझसे कहा था हमें खबर बनाना चाहिए जी। और मैंने आपको रोका था। मैंने कहा था जब तक सूचना पुष्ट नहीं होगी हम खबर नहीं बनाएंगे, और वो खबर अफवाह निकली। हम बचे उन अफवाह फैलाने में या अफवाह में शामिल होने से। दरअसल क्या होता है कि कई बार तो विरोधी, कई बार सत्ता पक्ष भी इस खबर को फैलाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। क्यों फैलाता है? वो इसलिए फैलाता है कि जो विधायक दावेदार हैं वो शांत हो जाते हैं, उनमें बड़ा वो रहता है कि यार कुछ दिन चुप रहो, मोहन यादव भी अपने को अंदर ले सकते हैं। तो ये जो है ना, ये राजनीति का स्वभाव है, राजनीति का अनिवार्य अंग हो चुका है कि कब क्या करना है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गए तो उनको मिलने का टाइम नहीं दिया, मिल गए तो उनको डांट, ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं अफवाह मानता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें वाकई अंदर की पता थी। पिछले दिनों जब वो यहाँ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वे दिल्ली गए थे, मुझे पक्का तौर पे बताया कि किस विषय पे बात करने गए थे, क्योंकि जाने से पहले वो यहाँ लोकल में अधिकारियों से बात करते हैं,
यहाँ अपने राजनीतिक जो सलाहकार हैं या जो उनके निकटतम लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं कि आज मुझे अमित शाह जी के साथ इस विषय पर चर्चा करनी है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों वो जो लैंड पुलिंग का मामले पे गए थे तो अधिकारियों को लेके गए थे, वो पूरी टीम ले गए। अभी परसों नरसों जो वो गए थे, वो मुझे लगता है कि ओबीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पे फंसा पड़ा है उससे हमें कैसे निपटना है उस पर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन लिया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे को बताया गया कि वो तैयारी के साथ क्या होता है कि मैं आप कोई भी जब एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं तो हम जब अटैची भी लगाते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है पापा कितने दिल्ली जा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं और जाने से पहले वो जिन लोगों को बुला के चर्चा करते हैं तो हमें अंदाज लग जाता है कि किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मुझे लगता है बिल्कुल गलत फैलाई जा रही हैं। और आज मैं जिम्मेदारी से पुनः कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हर दिन मजबूत हो रहे हैं दिल्ली की नज़र में, वे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हर तरह का जो निर्णय ले रहे हैं पालन कर रहे हैं। और कुछ लोग, रिजवान भाई एक नई बात कह रहा हूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि वे उस मुख्यमंत्री के उसमें आ जाएं, मतलब सलाहकार बन जाएं। तो लगातार मुख्यमंत्री को सलाह दी जा रही है कि आपने अभी तक राजनीतिक सलाहकार नहीं रखा, आपने मीडिया सलाहकार नहीं रखा, आपने अभी तक प्रशासनिक सलाहकार नहीं रखा। तो मुख्यमंत्री जी किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, वे निर्णय लेने में सक्षम हुए, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे शुरुआत में लग रहा था, ये जो बातें हो रही थी मुझे भी लग रहा था कि मोहन यादव जी के पास कोई एडवाइज़र नहीं है, निर्णय कैसे करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि वे चुन चुन के विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वे चुन चुन के नेताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वे उन नेताओं को भी आईना दिखा रहे हैं जो शिवराज जी के समय में अति बलशाली हो गए थे, जो कानून के ऊपर हो गए थे, अब उनके चेहरे उतरे हुए हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब समझ जाइए कि शिवराज जी के समय कौन मंत्री थे जो कहते थे कि हम जो चाहेंगे वही होगा, हम ही, लेकिन आज की तारीख में उनको कहाँ हैं, उनकी क्या हैसियत है। तो मोहन यादव ने वाकई ऐसा लग रहा है कि राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए और किस तरह से सरकार चलाना चाहिए, एक बार तो सिद्ध कर दिया है। शिवराज सरकार के दौरान में कुछ मंत्री बहुत ताकतवर हो गए थे और कुछ अधिकारी भी बहुत ताकतवर हो गए थे, और ताकतवर में अहंकार भी दिखने लगा था। लेकिन इस दौर में वैसा नहीं, को जमीन दिखाने का काम मोहन यादव ने कर दिया है। बिल्कुल। और ये घबराहट भी इसीलिए है, कई लोग तो यार कितनी जल्दी हो मोहन यादव हटे तो हम लोग अपना वर्चस्व स्थापित करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब मोहन यादव जितने दिन रहेंगे, आप नोट कर लीजिए, 2.25 साल हो गए, 2 साल बाद और मजबूत होंगे, 2.5 साल बाद उससे ज़्यादा मजबूत होंगे, इस तरह लगातार वो मजबूत होते जाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं, दिल्ली में लगातार दौरे के पीछे एक कारण ये भी है कि बिहार का जो चुनाव है वहाँ बिहार में बड़ी संख्या में यादव वोट है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि रणनीति बन रही है कि मोहन यादव जी किस तरह से उनका वहाँ उपयोग किया जाए। जी अरविंद भाई, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब मोहन यादव का 1 माह हुआ था, उनकी सरकार को 1 माह हुआ था, हम दोनों ने चर्चा की थी। सवाल आपने पूछे थे उस समय मुझसे और हमने चर्चा की थी उस पर, और हमने कहा था कि बहुत जल्द है, हम उस पर समीक्षा कर रहे हैं, बहुत उनको समय देना चाहिए। लेकिन हमने एक बात ज़रूर, हम एक नतीजे पर पहुँचे थे कि मोहन यादव के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक चुनौती तो यह है कि उन्हें बहुत जो पीछे किया गया है उसको आगे बढ़ाना है। दूसरा, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो उनके पहले मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उनसे उनकी तुलना न की जाने लगे और वो उनसे अपनी अलग धारा, अपनी अलग इमेज बनाए। तो ये तो तय है कि उन्होंने वो बना लिया, उसमें वो कामयाब हो गए। अब उनके किसी भी एक्शन को ना योगी का एक्शन कहा जाता है, ना शिवराज का एक्शन कहा जाता है, और अपेक्षाकृत बहुत नए थे मोहन यादव, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साथ ही उन्होंने जो पहला आदेश किया, आपको याद होगा वो पहले जो आदेश है, उन आदेशों से लेके आज तक, अभी तक जिस तरह से नामांतरण का मसला हो, और अभी एक और बहुत, जब ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद आता है तकरीबन 6-7 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने इतने व्यापक स्तर पर बुलाकर ये कॉन्फ्रेंस की है। तो ये भी बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोहन यादव लगातार कर रहे हैं, नए प्रयोग भी कर रहे हैं, और पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भी उतनी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, दरअसल कोरोना के बाद जितनी भी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई हैं वो ऑनलाइन होने लगी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ज़रूरी होती थी, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता था। जो मतलब आंखों में आंखें मिला के जो बात होती है उसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं था। तो अब मोहन यादव जी ने उस परंपरा को तोड़ा है और सामने बिठा के सीधी बात कर रहे हैं, 1 to 1 बात कर किया है। तो निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में असर दिखाई देगा।
जहाँ तक निर्णय लेने की क्षमता है, मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के बाद एक बड़ी घटना गुना में हुई थी। बस में आग लगी थी, कई लोग मारे गए थे। उस समय उन्होंने प्रमुख सचिव परिवहन से लेके और परिवहन आयुक्त से लेकर आरटीओ से लेकर कलेक्टर, एसपी सबको बदल दिया था एक झटके में, और ये बता दिया था मोहन यादव जी ने कि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और समय समय पे हमने देखा, जैसे आज की घटना है सिवनी में जो हुआ घटना, कल पुलिस वालों ने हवाला की राशि को पकड़ के उसको शो नहीं किया, तो आज देखिए सीएसपी तक सस्पेंड कर दिए गए। 9 कर्मचारी पुलिस वाले और एक सीएसपी, 10 लोगों को सस्पेंड करना इस बात को दिखाता है कि ये लापरवाहियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जैसे जैसे एक समय बीत रहा है वे निर्णय लेने में सक्षम होते जा रहे हैं। उनके बाद अब कोई भी देखिए रिजवान भाई, किसी नए व्यक्ति को अचानक, वो तो तीसरी चौथी पंक्ति में बैठे थे, उन्हें बुला के आपने मुख्यमंत्री बनाया है, तो उन्हें टाइम भी आपको ही देना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो सब चीज़ों को समझें, समय तो देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि मोहन यादव अपने पैरों पर चलने लगे हैं और ना उन्हें किसी सलाहकार की आवश्यकता है, ना ही मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा। और हाँ, ये बात सही है कि उनकी जब जैसे जैसे वो पैरों पर चलना सीख रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी के अंदर लोग दहशत में आ रहे हैं, ये क्या हो गया। क्योंकि अभी तक तो मैं ये भी सुन रहा था कि पुराने मुख्यमंत्री के लोग ये लगातार कह रहे थे बस 2 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लगभग तय हो गया है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री को कोई कांग्रेस वाले आहिस्ते नहीं कर रहे। मुझे लगता है बीजेपी के अंदर ही एक तबका ऐसा है जो इस तरह की खबरों को अपने कुछ पुराने मीडिया कर्मियों के जरिए, मीडिया के चहेतों के जरिए ये मार्केट में लाते हैं, और मैं इन सब चीज़ों को अफवाह मानता हूँ। आज हम कोई मुख्यमंत्री की प्रशंसा करने, गुणगान करने नहीं बैठे हैं, हम केवल हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री को टाइम जितना मिलना चाहिए, जिस तरह से मिलना चाहिए, अभी उसमें और गुंजाइश है। देखिए रिजवान भाई, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, मैं ये जब ये कहता हूं कि मोहन यादव कमज़ोर नहीं मजबूत हो रहे हैं, तो इसके पीछे मेरा एक लॉजिक है। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है। मोहन यादव के साथ में बीजेपी ने 3 और मुख्यमंत्री बनाए थे। छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और यदि हम तीनों मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आपको मोहन यादव ऊपर दिखाई देंगे, नीचे दिखाई नहीं देंगे। दूसरी एक और बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कितने लोग टाइम मांगते हैं और कितना रिव्यू होने के बाद समय दिया जाता होगा। मोहन यादव बड़ी आसानी से मिल लेते हैं जाके, जब चाहते हैं तब मिल लेते हैं जाके। तीसरी बात, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को 1 नहीं 2 बड़े प्रोग्राम दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं वाला प्रोग्राम दिया, और तो और प्रधानमंत्री ने अपना 75वां जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाया। तो अब इससे ज़्यादा और क्या संकेत चाहिए कि वे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उसका वो प्रचार नहीं कर पा रहे, उतना प्रचार नहीं कर पा रहे जो होना चाहिए। मुझे लगता है काम पे ज़्यादा फोकस है, प्रचार पे कम है। हमने पिछली सरकारों में देखा कि प्रचार पे कितना फोकस रहता था। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मुख्यमंत्री को कुछ सलाहकार की आवश्यकता ज़रूर है, ये होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, चाहे मीडिया के क्षेत्र के हों, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, मुख्यमंत्री को इन क्षेत्रों में यदि अच्छे सलाहकार मिलेंगे तो मुझे लगता है और ज़्यादा उनका जो राह है, उनकी जो रास्ता है और आसान होगी। रविंद्र भाई, अगर केंद्र की राजनीति की बात करें, मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनसे भी मुख्यमंत्री के संबंधों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही। और शिवराज सिंह तो पद यात्रा पर भी निकल गए थे, उसको लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं हुई। और फिर उन्होंने खाद, बीज, रसायन, इस तरह की चीज़ों पर भी बहुत सीधा सीधा तीखा तीखा हमला किया उन्होंने। वहीं भ्रष्टाचार की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करते थे। इन सब के बीच इनसे भी मोहन यादव किस तरह से निपटे हैं, वो भी आप बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लोकप्रियता के मामले में उनका कोई सानी नहीं, और शिवराज सिंह के बाद मोहन यादव का आना, ऐसा लग रहा था कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप वो भी देखिए, आप हालात भी देखिए। आप शिवराज जी को अचानक हटना, मोहन यादव का आना, नेतृत्व परिवर्तन होना, ये तमाम सारी चीज़ें हमारे सामने थी। सबसे पहले संकट आया, आष्टा के पास कोई अभ्यारण्य बन रहा है, वहाँ कुछ किसानों को, आदिवासी किसानों को उजाड़ा गया था। शिवराज जी तत्काल वहाँ पहुँच गए
और उन्होंने जिस तरह का मूवमेंट खड़ा किया, तो अब आप देखिए मोहन यादव की स्टाइल। मोहन यादव ने टकराव नहीं किया, वो दिल्ली नहीं पहुंचे शिकायत करने के लिए कि और शिवराज मुझे काम नहीं करने दे रहा। उनने साफ साफ शिवराज जी से कहा कि आइए ना अपन बैठ के बात कर लेते हैं। और वो अभ्यारण्य का आदेश कोई मोहन यादव ने नहीं निकाला था, शिवराज सरकार का था। उन्होंने कैंसिल कर दिया था, भाई साहब आप कह रहे हो तो 1 मिनट में कैंसिल कर दिया, विवाद खत्म हुआ। ऐसे कई मुद्दे आए जहाँ ऐसा लगा। लेकिन जब शिवराज जी ने सार्वजनिक बयानबाजी की कि मध्य प्रदेश में खेतों में जहरीले दवाएं जो डाली जा रही है वो नकली हैं, तब उन्होंने दिल्ली पर शिकायत नहीं की। उनने सिर्फ पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को बताया कि आप शिवराज जी से चर्चा कर लीजिए, शिवराज जी यदि मुझे कुछ बताते हैं कार्रवाई के लिए तो मैं कार्रवाई कर दूंगा। तो अब हेमंत खंडेलवाल जी ने संगठन अध्यक्ष के रूप में शिवराज जी को बताया कि भाई साहब आपको आपके पास कोई जानकारी है तो आप सरकार को उपलब्ध करा दें, सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन आप जैसा वरिष्ठ नेता सार्वजनिक बयान देगा तो ये उचित नहीं है। तो शिवराज जी को समझ में आया कि यार बताइए कितने पोलाइटली तरीके से उनकी बात को तवज्जो दी। तो उसके बाद उस मुद्दे पे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, एकदम चुप्पी साध ली, सरकार से कह भी दिया कि भैया इस पे हाँ अब नहीं बोलेंगे हम लोग। तो मुझे लगता है अब तीसरा मुद्दा ये है कि शिवराज सिंह चौहान के कुछ चहेते विधायक हैं जो इस समय संकट में हैं। अब संकट में किस तरह से हैं, किसी ने एक्सिस माइनिंग कर ली तो वहाँ कार्रवाई सरकार ने कर दी, किसी बहुत बार ज़्यादा पावरफुल थे मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, वो बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, शिवराज जी ने उन्हें भगवान जैसा बना रखा था, अब वो इतने घुटन में है कि उनके चेहरे की रौनक चली गई है। आप देखिए ऐसा एक और है, बेशक मंत्रिमंडल में आ गए हैं लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेके भी शिवराज जी परेशान थे। तो वो दिल्ली में तो कह नहीं सकते कि अभी मेरे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे, तो यहाँ वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। इसी बीच में मोहन यादव जी दिल्ली में उनके घर पहुँच गए, घर या ऑफिस में पहुँच गए थे। बोलो भाई साहब क्या करना है। तो शिवराज जी ने ये नहीं कहा कि मेरे समर्थक को मंत्री बना दो या मेरे को जो जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, मेरे को सूत्रों से जानकारी मिली, मैं तो था नहीं वहाँ। पता चला शिवराज जी ने कहा भाई साहब एक काम कर दीजिए, आप तो नीरज वशिष्ठ को कलेक्टर बना दीजिए। ठीक है भाई साहब बना दूंगा, बन गए कलेक्टर नीरज वशिष्ठ। तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आप देखिए मोहन यादव ने कितनी एक तरह से ये परिपक्वता के साथ शिवराज जी को नाराज़ नहीं होने दिया एक समय भी। हाँ थोड़ा सा अभी कैलाश जी का चल रहा है, लेकिन बड़े तरीके से उन्होंने क्या किया, जो मेरे पास जानकारी है कि उन्होंने हेमंत खंडेलवाल जी को आगे कर दिया है कि भाई साहब आप कैलाश जी से बात कर लीजिए और कैलाश जी जैसा कहेंगे। मुझे लगता है ये कैलाश जी वाला मामला भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले या 4 दिन पहले 1-1.5 घंटे हेमंत खंडेलवाल जी और कैलाश जी की मीटिंग हो गई है। वो तमाम सारे इशू, और उस इशू पे हेमंत खंडेलवाल जी का मुख्यमंत्री से अभी वो चल रहा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। देखिए हम कोई बीजेपी के कार्यकर्ता हो रही है कि हम वहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे सूत्र बहुत परफेक्ट रहते हैं। तो सूत्रों से पता चला है कि हेमंत खंडेलवाल जी ने एक तरह से कैलाश जी और मोहन जी के बीच में जो भी एक कहना चाहिए है उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है मध्य प्रदेश में ये जो माहौल है, ये माहौल एकदम से चेंज होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक मुद्दा रहे हैं, अबोला जैसी स्थिति हो गई थी, हमने भी उस पर भी खबर बनाई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक स्वभाव है और निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव के बीच में कुछ ऐसी दूरियां बन गई थी, लेकिन पिछले दिनों अचानक लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है, अचानक मोहन यादव जी ने एक दुपट्टा लिया और पहुंच गया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर। महाराज गले में डाल दिया महाराज के पट्टा। अब महाराज जी खुश हो गए, यार आ गए वो। उसके बाद तय हुआ कि हम ग्वालियर में मिलेंगे। ग्वालियर में मिले दोनों जने। तो यदि आपने वीडियो सुना हो, वो कह रहे थे कि ये सगुन का लिफाफा लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी, तालियां बजाओ। कई बार उन्होंने तालियां बजवाई और एक तरह से इन दोनों ने अपने संबंधों को एक तरह से बहुत नज़दीक आए। उसके बाद वे भोपाल आए, भोपाल में मुख्यमंत्री से उनकी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छे माहौल में हुई। फिर तीसरी बात यह हुआ कि ग्वालियर में विकास को लेकर सिंधिया जी ग्वालियर में मीटिंग नहीं ले रहे थे कलेक्टर कार्यालय में, लेकिन मोहन यादव जी ने कहा नहीं कि आप विकास के कार्य को संभालिए। तो उन्होंने वहाँ मीटिंगें ली हैं, दो मीटिंग कलेक्टर कार्यालय में ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सिंधिया जी को भी खुश कर लिया है। इसमें कहीं कहीं नरेंद्र सिंह जी कुछ ना कुछ ये चर्चाएं अब शुरू हो गई। देखिए अब आप मुझे बताइए, ग्वालियर के राजनीति को समझने के लिए वाकई बहुत मोहन यादव ग्वालियर के मामले में अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वहीं के हैं। पर मैं जानता हूँ आगे राजनीति, लेकिन जिस तरह से वो डील कर रहे हैं, जिस तरह से वो टैकल कर रहे हैं, मुझे लगता है एक परिपक्व राजनेता की तरह। उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को नाराज नहीं होने दिया,
और सिंधिया जी को बड़े धीरे से ग्वालियर का काम भी सौंप दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि दोनों को बैलेंस करके वो निकाल ले जाएंगे बात को। हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री की जोड़ी जो है वो अभी तो सुपरहिट जोड़ी है, जैसा आप पीछे भी एक बार आप कार्यक्रम में कह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मोहन यादव जी का ये सौभाग्य है जी कि उन्हें हेमंत खंडेलवाल जैसा गंभीर प्रदेश अध्यक्ष मिला। गंभीर नहीं, वो अपने आप को कभी वो नहीं करते। देखिए, हेमंत खंडेलवाल एक ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनकी महत्वाकांक्षा जीरो है, जिनको टीवी पे दिखना जीरो है, जिनको अपने आप को प्रेजेंट करना जीरो है, जो कभी अपने एजेंडे पे काम नहीं करते, जिनके पास केवल पार्टी का एजेंडा है, जिनके पास में संगठन की बात है, सरकार को सेव करने का जिसका हो, कहीं कोई छोटी मोटे गड्ढे हो तो उन गड्ढों को तत्काल भरा जाए, ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है, जो इस समय मोहन यादव के समय पार्टी अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल जी मिले हैं। उनकी अपनी लेगेसी है, बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ, सरल एकदम सरल। एक शब्द में बोलता हूँ, और मैं बड़ा उससे बोलता हूँ रिजवान भाई, ये मैं किसी हर नेता के बारे में नहीं बोलता, मैं ये केवल दो नेताओं के बारे में मेरे मुंह से अभी तक निकला है। एक नितिन गडकरी जी मेरे पसंदीदा इसलिए हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट को काफ़ी आगे बढ़ाया, और दूसरा मध्य प्रदेश की राजनीति में मैंने सिर्फ और सिर्फ हेमंत खंडेलवाल जी के लिए बोला है कि मेरे पसंदीदा नेता हैं, क्योंकि इतने सरल, इतने सौम्य, इतने सहज कि मतलब मुझे लगता है कि ये राजनेता हैं या कोई बनिया है। भाई आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वाकई बहुत ही सौम्य है, बहुत सरल है हेमंत खंडेलवाल जो है सो है। भाई आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से आपने कहा, जो आपका आकलन है कि मुख्यमंत्री अभी लंबे चलने वाले हैं और उन्होंने हाईकमान का दिल जीत लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा सा मामला है, ढेर सारा मीडिया है। मध्य प्रदेश मुझे लगता है देश का एक ऐसा स्टेट है जहां दिल्ली के बाद सबसे अधिक मीडिया हाउसेस होंगे, मीडिया है, बहुत ढेर सारे अखबार निकलते हैं और सरकार उतना ही उनका ध्यान भी रखती है, लेकिन इतना बड़े अमले, इतने ढेर सारे सब मैनेजमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं वो मीडिया भी इस तरह की अटकलों में शामिल हो जाता है। तो क्या लगता है, ये कहीं किसी तरह की कोई चूक है, कोई फेलियर है, या फिर छूट है कि चलो जिसको जो कहना है करते रहो? देखिए, मैं इस पर बिल्कुल इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ रिजवान भाई, कि मीडिया की स्वतंत्रता का मैं पक्षधर रहा हूँ और मैं खुद भी अक्खर टाइप का पत्रकार हूँ, लेकिन इतना बोलूँगा कि शिवराज और मोहन यादव की तुलना की जाए तो शिवराज मीडिया मैनेजमेंट के मामले में बहुत माहिर थे, मोहन यादव ने अभी तक इस पर कोई फोकस नहीं किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मीडिया हाउसेस शिवराज, इनको मोहन यादव को सपने दिखाता है कि हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 करोड़ और 2.5 करोड़ और ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम सब कर जाते हैं, लेकिन बाद में वो वही कर रहे हैं जो पहली सरकार के जो कुछ लोग थे जो इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब मैंने बोल दिया कि मैं खुद ही मीडिया की स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। चलिए, स्वतंत्रता के साथ साथ एक आखिरी सवाल और मैं कर लेता हूँ। ये तो हम पॉलिटिकल बात कर रहे थे, मोहन यादव की जो सियासी हुनर जो है, जो शय और मात और इस तरह की चीज़ों के बीच में वो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की तरह उनके कौन कौन से काम जो आपको लगते हो कोई महत्वपूर्ण काम हो जो उन्होंने किए हैं और जो लंबे समय से अपेक्षित थे और उनके दौर में उस तरह की चीज़ें आगे बढ़ी? देखिए, कई ऐसे जो घटनाएं हुई हैं उनमें अधिकारियों पर जो एक्शन लिया गया उसके लिए कि मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। रेवेन्यू को लेके उन्होंने कहा है कि भाई इधर आप ज़मीन बिकती है, रजिस्ट्री होती है, उधर आपका नामांतरण होगा। रेवेन्यू को लेकर उन्होंने बातें बहुत की हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि ज़मीन पर बहुत कम उतरी हैं अभी, लेकिन प्रयास देखिए, आप 1.5 साल में किसी का पूरा मूल्यांकन नहीं कर सके थे। तब जब उनको खुद नहीं पता था कि वे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वे एक आध बार केवल उच्च शिक्षा में मंत्री रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी वो लगातार प्लान कर रहे हैं। जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ, जो वो जुनून की सीमा तक जाकर कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं इंडस्ट्री को लेकर। हमारे यहाँ रोजगार कैसे बढ़े, हमारे यहाँ इंडस्ट्री कैसे आए और उसकी नियमों को कैसे सरल किया जाए, और इसके लिए उन्होंने जिस व्यक्ति का चयन किया वो व्यक्ति बड़ा शानदार है। मैं आज कह रहा हूँ, खुलकर कह रहा हूँ, राघवेंद्र कुमार सिंह जी जो हैं, राघवेंद्र सिंह जी जो इंडस्ट्री के PS हैं, वो लगातार उनको एक अच्छा अधिकारी मिला है जो लगातार नियमों को शिथिल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहे हैं। रिजवान भाई, आपको मैं कह रहा हूँ और आज मध्य प्रदेश के सामान्य व्यक्ति को कह रहा हूँ, आप केवल राघवेंद्र सिंह जी को एक मैसेज करिए
कि मैं इंडस्ट्री डालना चाहता हूं, फिर देखिए राघवेंद्र सिंह जी कितने लोग आपके पीछे लगाते हैं और आपको आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो बहुत लंबे समय बाद ये मुख्यमंत्री को ही क्रेडिट जाएगा कि वो लगातार इस तरह की चीज़ों पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ वो ये कर रहे हैं कि हमने एक समय ये भी देखा था कि मध्य प्रदेश के थानों में विधायकों के अलावा कोई एफआईआर ही नहीं होती थी। कम से कम उस पर अंकुश लगा है, अब मनमानी पे अंकुश लगा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कह रहा ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद हो गया ये सब चीज़ें, कुछ कम हुआ है। तो और दूसरा, अभी जो मेरे पास सूचना आई है कि वे विधायकों को एक संदेश दे रहे हैं कि विधानसभा सत्र के अलावा आपको भोपाल आने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, आपके काम वही क्षेत्र में होंगे, आप क्षेत्र में रहिए। और चुन चुन के वे विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो विधायक यदि अपने विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा समय देगा तो संगठन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से काम होंगे। तो ये जो एक नई लाइन खींची है मोहन यादव जी ने, मुझे लगता है कि ये लाइन बिल्कुल नई है। ना तो शिवराज जी ने किया, ना पहले मैंने किसी को देखा था। और वो जिस तरह के दौरे कर रहे हैं ना, आप सोचिए कि वो प्रतिदिन, मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं तो उनके 35-40 दौरे हो रहे हैं लगातार। और आप यदि उसकी कभी सर्वे करेंगे कि वो किस तरह से ये दौरे तय कर रहे हैं तो आपको एक नई कहानी मिलेगी। वो विधानसभा वाइज जा रहे हैं और अब वो विधायकों के कान में ये कहने लगे हैं कि आप भोपाल मत आओ, आप अपने क्षेत्र में रहो, अधिक से अधिक समय क्षेत्र में दो। ये पहला मुख्यमंत्री जो ये कर रहा है। धन्यवाद रविंद्र भाई। आपने सुना रविंद्र जैन जी को। मुख्यमंत्री ने सबसे पहला आदेश निकाला था कैबिनेट का, जब हुई पहला आदेश निकला, वो लाउड स्पीकर, धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर है उसकी क्या धुन, किस सीमा तक उसको होना चाहिए उसकी ध्वनि। फिर खुले में मांस और अंडा की बिक्री, साथ ही उन्होंने शिक्षा पर भी उस दिन जोर दिया। जी, उस दिन उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने हर ज़िले में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की बात की। उसके साथ उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी बोनस बढ़ाया, 4,000 रुपये किया। और लगातार उनकी सरकार अलग अलग जगहों पर जाकर, कुछ कैबिनेटें तो उन्होंने ऐसी जगह पर भी किया है जहां लंबे समय तक इस तरह की चर्चा ही नहीं होती थी। उन्होंने जो मध्य प्रदेश के पुराने लोग थे, देवी अहिल्या हो, रानी दुर्गावती हो, इस तरह के, उन पर भी बाकायदा उन्होंने योजनाएं शुरू की, उन पर कार्यक्रम शुरू किए। इसके साथ साथ वो लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में, जैसा कि रविंद्र जी कह रहे थे। और साथ ही उन्होंने जिस क्षेत्र की जो विशेषता है, इन्वेस्टर समिट उन क्षेत्रों में उस तरह की, जिसकी जो विशेषता है उसको उस तरह के जोन में बांटकर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और उनकी इच्छा शक्ति भी दिखती है। देश हो, प्रदेश हो, विदेश हो, सब जगह जाकर उन्होंने मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग लगातार की है और सब काम एक साथ चल रहे हैं। और अब वो संदेश देने में, इतना संदेश देने में तो सफल हो गए हैं कि वो बहुत मजबूती के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओबीसी आरक्षण की बात हो, उस पर भी उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस पर भी सरकार की जो भी मंशा थी, जो इच्छा शक्ति थी, उसको भी उन्होंने दिखाया। और लगातार ये काम चल रहे हैं, आने वाले वक्त पे भी ये चलते रहेंगे। और हमारी मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं हैं इस पर। लेकिन कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लगातार निगरानी, समीक्षा और कड़े संदेश देने की अभी भी ज़रूरत है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।